हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीआर ट्रिक। आज की वीडियो बेस्ड है Y2K प्रॉब्लम पर। आज की वीडियो में हम तीन मेन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट होगा Y2K क्या है, सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे Y2K की वजह से वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम आई, और थर्ड में हम बात करेंगे Y2K से निपटने में इंडियन IT इंडस्ट्री का क्या रोल था। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड सारी जानकारियों को देने की। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 12 मई 2020 को दी गई स्पीच के कुछ पार्ट्स को प्ले करके दिखाना चाहता हूं। इस एड्रेस को उन्होंने लॉकडाउन 3.0 खत्म होने के पहले दिया था। याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। तो आपने देखा कि इस एड्रेस में Y2K का जिक्र हो रहा है। ये Y2K प्रॉब्लम क्या था और कितनी बड़ी मुसीबत थी ये, जिसे हल करने में इंडियन IT इंडस्ट्री ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी Y2K प्रॉब्लम के बारे में आइए जान लेते हैं। इस Y2K इश्यू को ज़्यादातर लोग तो जानते हैं, बट फिर भी मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि जब 21वीं शताब्दी की शुरुआत होने वाली थी तो सभी लोग जश्न में डूबे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ IT इंडस्ट्री बहुत बड़े प्रॉब्लम से जूझ रही थी, उनमें भी खासकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और इकोनॉमिस्ट। बहुत से लोग कहने लगे थे कि अब दुनिया रुक जाएगी, दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। Y2K को समझने के लिए हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं तो पता चलता है कि शुरुआत में कंप्यूटर को US मिलिट्री ने अपने सेफ गार्डिंग के लिए बनाया था। 1960s के दशक में जब कंप्यूटर इंजीनियर्स ने प्रोग्रामिंग करनी शुरू की तो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी स्पेस और मेमोरी की। आज की तरह 1960s के दशक में GB और TB जैसे स्पेस अवेलेबल नहीं होते थे। माना जाता है कि 1 KB के लिए भी लगभग उस समय $100 तक खर्च करना पड़ता था। तो उस समय कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को स्पेस को बचाना या कम से कम स्पेस में प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इनफैक्ट उस समय डेटा को स्टोर करना और उसे परचेस करना कितना कॉस्टली होता था, इसे एक हिस्ट्रिक पिक्चर से भी समझ सकते हैं। ये पिक्चर IBM द्वारा डेवलप किए गए फर्स्ट कमर्शियल हार्ड डिस्क की है, जिसकी कैपेसिटी 3.75 MB की थी, जिसे 50 बड़े डिस्क पे रखा गया था। तो उस समय कंप्यूटर के डेट की कोडिंग कुछ इस फॉर्मेट में की गई थी, DDMMYY। जैसे मुझे अगर डेट लिखना है 31 दिसंबर 1999, तो मैं वहाँ लिखूंगा DD में 31, MM में 12 और YY में 99। यहाँ पर ईयर को सिंपली 2 डिजिट में कोड किया गया। जैसे अगर 1970 को लिखना है तो उसे सिर्फ 70 लिखेंगे, क्योंकि उस टाइम 1 बाइट को बचाना भी बहुत बड़ा टास्क था। और 1960s के दशक में डेट को कुछ इस तरह डिज़ाइन करते समय कभी किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर Y2K जैसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी आ सकता है। कोड करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे कंप्यूटर डे टू डे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा और विभिन्न संस्थान जैसे कॉलेज, मिलिट्री, स्टॉक मार्केट, बैंक, लगभग सभी कंप्यूटर डिपेंडेंट होने लगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब आपके सामने मैं 2 सिनारियो रखना चाहता हूं। पहले सिनारियो में टाइम हुआ है 23:59:59, यानी रात के 11:59 और 59 सेकेंड, और डेट हुआ है 31 दिसंबर 1999। यहाँ पर डेट जो है 4 डिजिट में है, जैसा कि आज हम लिखते हैं। इस सिनारियो में ठीक 1 सेकंड बाद डेट और टाइम बदलकर कुछ इस तरह का हो जाएगा। टाइम हो जाएगा 00:00:00, यानी रात के 12 बज जाएंगे, और डेट हो जाएगा 1/1/2000, यानी कि सन 2000 का पहला महीना और पहला दिन 1/1/2000। सिंपल सा प्रोसेस है। अब मैं आपको दूसरा सिनारियो प्रेजेंट करता हूं जो एक्चुअल Y2K प्रॉब्लम है। यहां भी टाइम अभी हुआ है 23:59:59 और डेट हुआ है 31 दिसंबर
99। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1999 नहीं लिखा है, सिर्फ 2 डिजिट की कोडिंग हुई है जैसा कि पहले होता था 99। यहाँ भी सिर्फ 1 सेकंड बाद सारी चीज़ें पहले जैसे बदल जाएंगी, लेकिन एक ही चीज़ नहीं बदलेगा, वो है ईयर, क्योंकि यहाँ पर ईयर 2 डिजिट्स में है। तो 99 के बाद 00 हो जाएगा। अब हमारे मुताबिक तो 99 के बाद ये ईयर बदल कर 2000 हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर इसे नहीं जानता कि ये 2000 करना है या 1900 करना है। हो सकता है कि डेट बदलने के बाद 1900 हो जाए, यानी कि 00 हो जाए, और हो सकता है ये 2000 हो जाए। सोचिए अगर कंप्यूटर इसे 1900 ले ले तो क्या होगा। सपोज एक बैंक जो डेली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, तो 31 दिसंबर 1999 के बाद 1 जनवरी 1900 होने पर एक दिन के बजाय -100 ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। या सपोज किसी एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1999 है, तो उसे अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2000 को एक साल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर डेट 1 जनवरी 1900 हो गया तो क्या होगा। ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि मिलिट्री और बहुत सी चीज़ों जैसे पावर प्लांट, डैम आदि भी ऑटोमेटेड प्रोग्राम से चलते हैं। उनमें अगर गलत डेटा चला जाए तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। कुछ इसी तरह का इफेक्ट ट्रेवल, एटीएम्स, हॉस्पिटल, सैटेलाइट प्रोग्राम जैसे बहुत जरूरी चीज़ों पर कैसा होगा किसी को नहीं पता था। सोचिए अगर आप 31 दिसंबर 1999 को सोते हैं और सुबह उठकर आपको पता चलता है कि आज का डेट 1 जनवरी 1900 है, मतलब आप 100 साल पीछे चले गए हैं, तो कैसा लगेगा। कुछ यही प्रॉब्लम Y2K का था। किसी को नहीं पता था कि कंप्यूटर कैसे बिहेव करेगा। हो सकता है वो ऑटो करेक्ट कर ले और हो सकता है वो रिवर्स में चला जाए। कई लोग इसे एंड ऑफ द वर्ल्ड कहने लगे कि अब हमारी दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि पीछे की ओर चली जाएगी। तो अब आपने प्रॉब्लम तो समझ लिया Y2K का क्या प्रॉब्लम था। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। Y2K का प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि इंजीनियर्स को आखिरी साल या आखिरी मिनट में इसके बारे में पता चला हो। 6-7 साल पहले से ही इस पर डिस्कशन होने लगी थी। अब इसके 2 रास्ते थे कि बैठकर चुपचाप इंतजार किया जाए कि कंप्यूटर कैसे बिहेव करता है, हो सकता है वो अपने आप एडजस्ट कर ले, या फिर पहले से ही कोई सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए। बड़े देशों जैसे US, UK, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से देश जिनकी इकोनॉमी उस टाइम कंप्यूटर डिपेंडेंट हो गई थी, उन्होंने मिलकर पहले से ही प्रोग्राम बनाया और इसे ठीक करने की कोशिश की। जिन कंप्यूटर्स को पर्सनली जाकर इंडिविजुअली ठीक करना पड़ा, जो कि पुराने कंप्यूटर से, उन्हें वैसे ठीक किया गया, या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट, विंडोज अपडेट, या फिर इंटरनेट के माध्यम से भी ठीक किया गया। अलग अलग एस्टिमेट्स के मुताबिक उस टाइम पर इस Y2K से निपटने में टोटल लगभग 300 से 600 बिलियन US तक खर्च करना पड़ा पूरे वर्ल्ड को, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया, जिससे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आया। हालांकि जापान और साउथ कोरिया जैसे जगहों पर कुछ फॉल्स अलर्ट देखने को मिला, पर स्थिति उतनी बेकाबू नहीं हुई। अब हम बात करते हैं इंडियन IT इंडस्ट्री का क्या रोल था इस Y2K से निपटने में। Y2K संकट आने से पहले ही भारत में इन्फोसिस, TCS और विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां स्टैब्लिश हो गई थीं, लेकिन इनको बड़े क्लाइंट्स की ज़रूरत थी। भारत में बड़ी संख्या में सस्ते और हुनरमंद इंजीनियर्स मौजूद थे। बस ज़रूरत थी तो एक मौके की, और मौका आया Y2K संकट के रूप में। वेस्टर्न वर्ल्ड को Y2K से निपटने में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स की ज़रूरत थी, और भारत ने यह मौका छोड़ा नहीं और दुनिया को इस संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 के दशक में IT सर्विस और BPO ने उड़ान भरना शुरू किया। अगले एक दशक में ये रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया। इसी का परिणाम है कि अभी इंडिया की GDP का 7% से भी ज़्यादा हिस्सा IT इंडस्ट्री से अकेले आता है। तो देखा आपने कैसे भारत ने Y2K जैसी समस्या को अवसर में बदल दिया, और आज उसी के कारण पूरी दुनिया भारतीय इंजीनियर्स का लोहा मानती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एडोबी जैसे कई दिग्गज IT कंपनी के CEO भी आज भारतीय हैं। इसीलिए शायद मोदी जी ने इंस्पायर करने के लिए Y2K का जिक्र किया था, जिससे कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी पॉजिटिविटी को लाया जा सके। वैसे कोरोना महामारी के दौर को भी हमने अवसर में भुनाना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी PPE किट्स के प्रोडक्शन में हम वर्ल्ड में नंबर 2 की पोजीशन को हासिल कर चुके हैं। उम्मीद है कि भारत इसी तरह से अपनी कोशिशों को आगे भी जारी रखेगा। इसी नोट पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।
आशा करता हूं कि आपको Y2K से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके सजेशंस जरूर दीजिएगा। थैंक यू।